हेलो स्टूडेंट्स, हमने इस प्रीवियस वीडियो में इससे पहले की जो वीडियो थी उसके एंजाइम पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने एंजाइम के बारे में डिस्कस किया था। एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम का रासायनिक संगठन क्या होता है, ठीक है। लेकिन आज हम एंजाइम की रासायनिक क्रियाविधि के अंदर बात करेंगे कि एंजाइम की क्रियाविधि किस प्रकार होती है, ठीक है। तो एंजाइम की जो क्रियाविधि है, एंजाइम की संपूर्ण इस क्रियाविधि को दो पदों में समझ सकते हैं। फर्स्ट, एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। सेकंड आता है सक्रियण ऊर्जा में कमी करना। ये दोनों टॉपिक क्या होते हैं वो चीज़ हमें आज देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंजाइम क्रियाधार संकुल क्या होता है। एंजाइम जो कि एक जैव उत्प्रेरक होते हैं, सजीव शरीर के अंदर होने वाली रासायनिक क्रियाओं को प्रेरित करते हैं, जिससे क्रियाकारक क्रियाफल में बदल जाता है। तो हम ये कहते हैं एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर क्रियाकारक पदार्थों को क्रियाफल में बदल देते हैं, जबकि क्रिया के बाद एंजाइम पुनः प्राप्त हो जाते हैं। पुनः जब प्राप्त होते हैं तो एंजाइम की न तो क्वालिटी में कोई परिवर्तन आता है और न ही क्वांटिटी में। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एंजाइमिक क्रिया के बाद एंजाइम गुणात्मक व मात्रात्मक परिवर्तन के बिना ही पुनः प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं एंजाइम क्रियाधार संकुल कैसे बनते हैं। एंजाइम क्रियाधार संकुल का मतलब होता है कि प्रत्येक एंजाइम की सतह पर, जो हमने पहले भी पढ़ा था कि प्रत्येक एंजाइम की सतह पर विशेष सक्रिय स्थल पाए जाते हैं, जिनकी संरचना क्रियाधार अणु के अनुपूरक होती है। उन सक्रिय स्थलों से क्रियाधार अणु आके जुड़ जाता है और जुड़कर क्या बना लेता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, यहां बनेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इसका मतलब क्रियाधार अणु एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़कर एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण कर लेता है, और ये संकुल कुछ समय बाद एंजाइम और प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। इसका मतलब एंजाइम क्रिया के बाद वापस पुनः प्राप्त हो जाते हैं, जिसमें ना तो उनकी क्वालिटी में कोई परिवर्तन आता है और ना ही उनकी क्वांटिटी में परिवर्तन आता है, ठीक है। तो इस एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्योरी को दो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने तरीके से समझाया था, जिसमें सबसे पहला आता है ताला चाबी का सिद्धांत, लॉक एंड की थ्योरी। ये सिद्धांत 1984 को एमएल फिशर ने दिया। ताला चाबी जो सिद्धांत है एमएल फिशर ने 1984 को समझाया था। इस सिद्धांत के अनुसार ये बताया था इन्होंने, जिस प्रकार एक विशेष ताले में एक विशेष प्रकार की चाबी ही फिट होती है और वो ताला आरस में खुल जाता है, तो जिस प्रकार एक विशेष ताले में एक विशेष चाबी फिट हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से एक विशेष क्रियाधार अणु पर एक विशेष एंजाइम ही कार्य करता है। इसे एंजाइम की विशिष्टता का सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार यह माना गया था कि प्रत्येक एंजाइम की सतह पर, ये क्या है? एंजाइम, और ये जो स्थान बनाए हुए हैं ये इसके सक्रिय स्थल, एक्टिव साइट। तो इस सिद्धांत के अनुसार यह बताया गया था कि प्रत्येक एंजाइम की सतह पर परमानेंट रूप से, स्थायी रूप से सक्रिय स्थल पाए जाते हैं, जिनकी संरचना क्रियाधार अणु के अनुरूप होती है। तो यहाँ जो स्ट्रक्चर बनी हुई है साइड, वो इस क्रियाधार अणु के अनुपूरक है।
ये हो गया क्रियाधार अणु। अतः रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ये क्रियाधार एंजाइम के इन सक्रिय स्थलों से, एक्टिव साइट से जुड़कर ये क्या बना लेगा, ES कॉम्प्लेक्स। हमने क्या लिख दिया, ये ES कॉम्प्लेक्स मतलब एंजाइम क्रियाधार संकुल। क्यों? क्योंकि ये सक्रिय स्थल पहले से ही परमाणु रूप से होते हैं, जिनकी संरचना क्रियाधार अणु के अनुपूरक होती है। ये आसानी से इससे जुड़कर कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और क्रिया के बाद एंजाइम, और ये क्या बन गया, प्रोडक्ट। तो अभिक्रिया के बाद एंजाइम पुनः प्राप्त हो जाते हैं और प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये किसने समझाया था, एमएल फिशर ने। इस सिद्धांत में स्पेसिफिक क्या बात थी कि प्रत्येक एंजाइम की सतह पर स्थायी रूप से सक्रिय स्थल पाए जाते हैं। राइट। अब देखिए सेकंड आता है प्रेरित आसंजन का सिद्धांत। कौन सा? प्रेरित आसंजन का सिद्धांत। यह सिद्धांत दिया था कॉसलैंड ने 1966। तो प्रेरित आसंजन का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत में जो कॉसलैंड ने बताया था, ये स्पेशल ये बताया था कि किसी भी एंजाइम की सतह पर क्रियाधार अणु के अनुरूप पहले से स्थायी सक्रिय स्थल नहीं होते हैं, जबकि एमएल फिशर के अंदर होते हैं। क्या होते हैं? सक्रिय स्थल उन्होंने परमानेंट बताए थे। जबकि प्रेरित आसंजन के सिद्धांत पर कॉसलैंड ने क्या बताया था कि किसी भी एंजाइम की सतह पर क्रियाधार अणु के अनुरूप पहले से स्थायी रूप से सक्रिय स्थल नहीं होते हैं, बल्कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कोई भी क्रियाधार अणु एंजाइम के कांटेक्ट में आता है, तो एंजाइम के कांटेक्ट में आते समय एंजाइम के संपर्क में आते समय क्रियाधार अणु की संरचना के अनुसार एंजाइम की सतह पर सक्रिय स्थलों का निर्माण होता है, वो भी अस्थायी रूप से। उन अस्थायी सक्रिय स्थलों से क्रियाधार अणु जुड़ जाता है, कॉम्प्लेक्स बनेगा और कॉम्प्लेक्स के बाद वो प्रोडक्ट प्लस एंजाइम में टूट जाता है। यहां देखिए डायग्राम के अकॉर्डिंग अपन देखें कि ये है हमारे पास एंजाइम, ये एंजाइम है। इस एंजाइम में ये सक्रिय स्थल बनाए, ये क्या है? सक्रिय स्थल। इन सक्रिय स्थलों की स्ट्रक्चर छोटी है, जबकि ये क्या है? क्रियाधार अणु। इसका मतलब इस सक्रिय स्थलों की संरचना इसके अनुसार नहीं है, लेकिन अभिक्रिया के दौरान जैसे ही क्रियाधार इसके संपर्क में आएगा, ये देखिए अपने अनुपूरक सक्रिय स्थल का निर्माण कर लेगा, जिसमें ये क्रियाधार अणु आसानी से फिट हो जाता है और फिट होने के बाद क्या बना लेगा? ES कॉम्प्लेक्स। ये क्या बन गया? ES कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है। और क्रिया के बाद ये एंजाइम और ये प्रोडक्ट, तो क्रिया के बाद प्रोडक्ट बन जाता है और एंजाइम हमें वापस पुनः मिल जाएगा, जिसकी संरचना पहले के अनुसार होती है। तो सब एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्योरी में या एंजाइम सबस्ट्रेट जो संकुल है उसका निर्माण कैसे होता है, जो दो अलग अलग साइंटिस्ट ने और अपने तरीके से समझाया था, जिसमें सबसे पहले एमएल फिशर ने बताया था कि क्रियाधार अणु के अनुसार प्रत्येक एंजाइम की सतह पर परमानेंट एक्टिव साइट प्रेजेंट होते हैं, जिसमें दिया हुआ है। इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, यह एंजाइम हो गया, ये सबस्ट्रेट। देखिए यहां पर ये एक्टिव साइट है जिसकी संरचना क्रियाधार के अनुसार है। यह आसानी से फिट होगा और फिट होने के बाद एंजाइम हमें वापस मिल जाएगा और ये क्या बदल जाएगा? प्रोडक्ट। तो एमएल फिशर के अनुसार पहले से सक्रिय स्थल पाए जाते हैं, जबकि कॉसलैंड के अनुसार किसी भी एंजाइम की सतह पर पहले से परमानेंट सक्रिय स्थल नहीं होते। ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि एंजाइम कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है। सेकेंड टॉपिक अब हमारा आता है सक्रियण ऊर्जा में कमी। ठीक है। तो आप इसको ध्यान से समझेंगे। इसके लिए अपन एक ग्राफ भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले अपन को ये डेफिनेशन देखनी है
कि सक्रियण ऊर्जा होती क्या है। तो देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को यदि प्रारंभ करना है तो किसकी आवश्यकता होगी? एनर्जी की। किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे कि वो क्रिया कारक किस में बदल सके? क्रियाफल में चेंज हो सके। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि सक्रियण ऊर्जा क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। सक्रियण ऊर्जा वह निम्नतम ऊर्जा है। सक्रियण ऊर्जा क्या है? वह निम्नतम ऊर्जा है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रेरित करने में काम आती है, जिससे क्रिया कारक क्रियाफल में बदल जाता है। ठीक है, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? सक्रियण ऊर्जा। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर एंजाइम भाग लेते हैं, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एंजाइम भाग लेते हैं, तो सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता सबसे कम होती है। ठीक है, इसका मतलब एंजाइम क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में काम आने वाली ऊर्जा को कम कर देते हैं। यदि अभिक्रिया के दौरान एंजाइम एब्सेंट होते हैं तो सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता अधिकतम होगी। तो अपन इसको एक ग्राफ के द्वारा देख सकते हैं। यहां देखिए, हमने लिखा अभिक्रिया की दर सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। अब हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया की दर है। कोई भी अभिक्रिया स्टार्ट होती है, इसको अपन ऐसे चेंज किया, ये क्या बन गया? प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट के लिए जो आवश्यक सक्रियण ऊर्जा है उसकी संक्रामक अवस्था इतनी है, यानी कि यहां से लेकर इतनी सारी ऊर्जा की आवश्यकता इसको होती है। तो हम इसको क्या लिखें? संक्रमण प्रावस्था। संक्रमण अवस्था, अर्थात इसको अधिकतम कार्य करने के लिए इतनी एनर्जी की आवश्यकता होगी। कब होगी? यदि अभिक्रिया में एंजाइम एब्सेंट है तो हमने यहां इसको क्या लिख दिया? एंजाइम रहित सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, यदि हम इसके स्थान पर एंजाइम काम में लेते हैं तो अभिक्रिया की दर के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा कम हो जाती है। तो ये क्या है? इतना संक्रामक अवस्था इतनी आएगी इसकी। तो हमने क्या लिखा? एंजाइम युक्त सक्रियण ऊर्जा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में एंजाइम भाग लेते हैं तो उस अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए, पूरा करने के लिए सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि एंजाइम सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं। यदि एंजाइम एब्सेंट है तो सक्रियण ऊर्जा की मात्रा अधिकतम होती है। इसका मतलब एंजाइम ES कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट और एंजाइम वापस मिल जाते हैं, और सेकंड एंजाइम की उपस्थिति के कारण सक्रियण ऊर्जा में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। तो ये हमारा टॉपिक पूरा होता है। कौन सा? एंजाइम की क्रियाविधि। ठीक है ना। अब आप ये देखेंगे कि एंजाइमों का नामकरण किस प्रकार किया जाता है। कई बार एग्जाम में ये टॉपिक पूछते हैं कि एंजाइमों का नामकरण किस प्रकार करते हैं, तो आप इसको ध्यान से देखें। टॉपिक हमारा आता है अब एंजाइमों का नामकरण। एंजाइमों का नामकरण किस प्रकार किया जाता है, तो आप ध्यान से देखिए। एंजाइमों के नामकरण, सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है कि एंजाइमों का नामकरण करते समय ध्यान रखते हैं कि कोई भी एंजाइम जिस रासायनिक पदार्थ पर कार्य करता है, कोई भी एंजाइम जिस रासायनिक पदार्थ पर कार्य करता है, उस पदार्थ के नाम के पीछे ASE एज शब्द जोड़ दिया जाता है और एंजाइम का नाम बन जाता है। कैसे? देखिए, क्रियाधार प्लस एज बराबर एंजाइम बनता है। उदाहरण, कार्बोहाइड्रेज, जो शर्करा पर कार्य करने वाले एंजाइम होते हैं उन पर कार्बोहाइड्रेट प्लस एज यानी कार्बोहाइड्रेज। सुक्रेज, सुक्रोज पर कार्य करने वाला एंजाइम। लैक्टेज, लैक्टोज, दुग्ध शर्करा पर कार्य करने वाला एंजाइम। ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट प्रकृति के होते हैं। इसी तरीके से लाइपेज, लिपिड प्लस एज
यानी वह एंजाइम जो लिपिड पर कार्य करता है उसे लाइपेज। सेम प्रोटीन पर कार्य करने वाले एंजाइम का नामकरण किया हमने प्रोटीएज। इसी तरीका से माल्टोज पर कार्य करने वाले एंजाइम का नाम दिया माल्टेज। तो इसमें क्या किया अपन ने कि एंजाइमों का नामकरण में सबसे पहले कि कोई भी एंजाइम जिस रासायनिक पदार्थ पर कार्य करता है उस पदार्थ के पीछे एंजाइम का एज शब्द जोड़ करके एंजाइम का नामकरण कर देते हैं। ठीक है, अब आता है सेकेंड पॉइंट, क्रिया की प्रकृति। क्रिया किस प्रकार की होती है? ऑक्सीकरण करने वाली है या अपचयन करने वाली एंजाइम? अपचयन करने वाली रासायनिक क्रिया है। यदि कोई भी एंजाइम ऑक्सीकरण की क्रिया में भाग लेते हैं तो उनको अपन क्या बोलेंगे? हमने लिखा ऑक्सीकरण की क्रिया में भाग लेने वाले एंजाइम, इन एंजाइम को अपन क्या बोलेंगे? ऑक्सीजीनेज। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीजीनेज। ठीक है, इसी प्रकार से अपन लिख सकते हैं अपचयन की क्रिया में भाग लेने वाले एंजाइम का क्या नाम रखेंगे? और वो आएगा रिडक्टेज एंजाइम। कौन सा आएगा वो? रिडक्टेज। ऑक्सीजनेज जो ऑक्सीकरण की क्रिया में भाग लेने वाले होते हैं, रिडक्टेज एंजाइम जो अपचयन रिडक्शन की क्रिया में भाग लेने वाले होते हैं। ठीक है, तो 2 पॉइंट हमारे हुए। तीसरा आप देखिए कि क्रियाधार और क्रिया की प्रकृति दोनों के आधार पर भी एंजाइमों का नामकरण किया जाता है। क्रियाधार एंजाइम के नाम में 2 चीज़ें आएंगी, एक तो क्रियाधार का नाम आएगा और क्रिया की प्रकृति, ये दोनों शब्द आते हैं। तो इन दोनों के आधार पर एंजाइमों का नामकरण करेंगे। कैसे? आप देखिए एग्जांपल, PGA को चेंज करना है PGAL में। ये क्या है? अम्ल है, एसिड है, फास्फोग्लिसरिक अम्ल। इस फास्फोग्लिसरिक अम्ल को हमने क्या किया? अपचयित किया। किसमें? PGAL में, फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड में। ठीक है, तो इसके लिए आवश्यक हुई किसकी जरूरत पड़ेगी? H+ आयन की। तो H+ आयन कहाँ से आएंगे? NADH2 से। और ये किस में आ गया? NAD। H+ आयन PGA में जोड़ेगा तो PGA का क्या हो जाएगा? अपचयन। ध्यान दिया होगा केमिस्ट्री में क्या आता है नॉर्मली कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ में H+ आयन का योग होता है तो उस पदार्थ का क्या होता है? अपचयन होता है। तो H+ आयन यहाँ जोड़ेगा और ये किस में बदल गया? एल्डिहाइड में। किसमें? फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड। तो यहाँ पर एंजाइम का नामकरण क्या रखेंगे अपन? PGA डिहाइड्रोजीनेज एंजाइम। क्या नाम दिया अपन ने? PGA डिहाइड्रोजीनेज। डिहाइड्रोजीनेज कौन सी प्रकृति का होता है? जो ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रियाओं में भाग लेते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकंड, उद्भव के आधार पर। नेक्स्ट कि उद्भव के आधार पर भी कुछ एंजाइमों का नामकरण किया जाता है। जैसे पपीते से प्राप्त जो एंजाइम होता है उसका नाम रखते हैं अपन पेप्सिन एंजाइम। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पपीता से प्राप्त कौन सा? पेप्सिन। ठीक है, अब आता है सबसे स्पेशल जो कि विशिष्ट क्रिया के आधार पर। यदि कोई एंजाइम एक विशेष क्रिया को पूरा करता है तो उस क्रिया की प्रकृति के आधार पर, क्रिया के आधार पर उस एंजाइम का नामकरण भी करते हैं। जैसे पाइनएप्पल से प्राप्त जो एंजाइम है उसका नामकरण हमने किया DNA पॉलीमेरेज। DNA पॉलीमेरेज एक ऐसा एंजाइम है जो DNA की रेप्लिकेशन की क्रिया को पूरा करता है, अर्थात DNA से DNA अणु का निर्माण करता है। वो क्या कहलाएगा? DNA पॉलीमेरेज।